You are welcome in the virtual classes of Swami Vivekananda Inter College, जालौन। विद्यार्थियों, कक्षा नवम, दसम और एकादश में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या ये कहें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन का आप अध्ययन करते चले आ रहे हैं। इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 marks are awarded for the question of direct and indirect speech or narration। इंटरमीडिएट की परीक्षा में सेक्शन बी के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है एंड 2 marks आर अवार्डेड फॉर दिस। लेट अस नोटिस द क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में 9th का एक देखें आप। इसमें लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। और फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है और उसको अटेम्प्ट करना है। 2 marks विल बी अवार्डेड फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ये वाला प्रश्न पत्र आपका इसी वर्ष का है। विद्यार्थियों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का तात्पर्य क्या है? जब स्पीकर कोई बात कहता है तो स्पीकर की कही हुई बात को 2 तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच के माध्यम से और एक इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से। जैसा कि यहां देखें, सी सेड She said, where do you live? She said, where do you live? तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच होती है, ये वाली कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। और जहां पर रिपोर्टर कहता है तो वो वाली स्पीच कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टर के द्वारा कहा गया वेयर डू यू लिव। यदि आप रिपोर्टर के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं या कह देते हैं तो ऐसी स्पीच कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। और जब रिपोर्टर की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहते हैं वो कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए आपने यहां पर देखा, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो कथन होता है, जो सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है। तो रिपोर्ट,
जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नोटिस द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। ये परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। एंड रिपोर्टिंग वर्ब चेंज according to sense of sentence of reported speech. Here the sentence of reported speech is in interrogative. When the sentence of reported speech is interrogative, reporting verb said becomes asked or inquired. Suppose that the sentence of reported speech is I can play. Here the sentence of reported speech is assertive. So reporting verb said will be said. If the sentence of reported speech is, suppose that it is in exclamatory, what a beautiful building, what a beautiful building, what a beautiful building. The sentence is exclamatory. Now reporting verb said will change into exclamatory. It is, first of all we change reporting verb and we use conjunction in the place of comma and inverted commas. In this condition we have to notice the kind of sentence of reported speech. The sentence of reported speech may be in assertive, in interrogative, in exclamatory, in optative, in imperative. So first of all we should notice the sentence of reported speech. Now we are going to study when the sentence of reported speech is of assertive. अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य assertive हो। इसके बाद अध्ययन करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव हो। इसके बाद अध्ययन करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो या ऑप्टेटिव हो। तो सबसे पहले देखें व्हेन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ assertive, अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य assertive हो,
जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एसर्टेड हो, जैसे रेणु सेड और रेणु सेज he is wise. Renu said to me, I study in this school. He said, I can play school. He said to me, I can play school. These 4 sentences are before you, and try to understand and try to find out. Renu said to me. In this sentence, there is no object after reporting verb. And in the second sentence, here me is object after reporting verb said. In the third sentence, there is no object after reporting verb said. And in the fourth sentence, there is object after reporting verb said. Now notice change in reporting verb. Change in reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद या से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो से का से रहता है, सेज का सेज रहता है। इसी तरह से जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड का सेड रहता है, और यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेड का टोल्ड हो जाता है। सेज के बाद से के साथ या सेज के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो से का टेल हो जाता है और सेज का टेल्स हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में बदले।
इसी तरह सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदले। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदल दें। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से बना रहेगा। सेड का सेड बना रहेगा। इसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन के बाद दूसरा नियम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। दूसरा नियम है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आज हटाकर जेड लगाते हैं। अब नोटिस करें, जैसे ये वाला फर्स्ट सेंटेंस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेनू सेज, क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज का सेज रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लग जाएगा, दैट। रेनू सेज टू मी में क्योंकि सेज के बाद मी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रेनू टेल्स। जो नियम अभी मैंने पहले बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेनू टेल्स मी। तीसरे वाले सेंटेंस में क्योंकि सेड के बाद कोई रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड बना रहेगा, अर्थात हो जाएगा ही सेड दैट। चौथे वाले वाक्य में ही सेड टू मी, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद ऑब्जेक्ट मी है तो सेड का हो जाएगा टोल्ड। इन चारों सेंटेंसों में क्योंकि ये सभी रिपोर्टेड स्पीच के बाद सभी असर्टिव है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डेट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, रेनू सेज, तो क्या हो जाएगा, रेनू सेज दैट, क्या हो जाएगा, रेनू सेज और कॉमा के स्थान पर क्या लग गया, दैट। रेनू सेज दैट ही इज वाइट, दैट ही इज वाइट। अभी आप ये ना सोचें कि यहां पर मैंने लिखा क्या करना है, यहां पर प्रोनाउन में कोई परिवर्तन करना है, क्या करना है, क्योंकि अभी जो मैंने नियम बताए हैं वो केवल दो बातें बताई हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे।
तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखा आपने, क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज लगा, और कॉमा के स्थान पर क्या लगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाया, दैट लगाया। ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। इन बातों पर जो रिपोर्ट स्पीच में परिवर्तन होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरे वाले बात को देखें, रेनू सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, रेनू क्योंकि सेज के बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स, अर्थात रेनू टेल्स मी दैट, कॉमा के स्थान पर क्या लग गया, दैट आई स्टडी, आई का हो गया सी स्टडीज, यहां पर आपको केवल दो बातें नोटिस करनी थी। आगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या नियम होते हैं, तब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। अभी आपने केवल ये बात देखी, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज का क्या होगा, टेल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगा दिया, दैट। अब तीसरे वाले बात को देखें, तीसरा देखें, ही सेड आई कैन प्ले स्कूल स्कूल। तो तीसरे वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद देयर इज नो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड का सेड रहेगा, अर्थात ही सेड दैट, और आई का हो जाएगा ही, और कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड प्ले स्कूल स्कूल, ही सेड दैट ही कुड प्ले स्कूल स्कूल। तो यहां पर आपने नोटिस किया सेड का सेड रहा, कॉमा की जगह पर क्या लग गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिया। चौथे वाक्य को देखें, he said to me, please notice that there is object after reporting verb said. Here reporting verb said will become told. At last he told me that he could play स्कूल स्कूल। यहां पर मैंने रिपोर्ट स्पीच में क्या है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में नियम अभी बाद में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों आपने ये देखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डिसर्टिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, क्या परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपने किताबों में परंपरागत बातें पढ़ी है कि सेज का सेज रहता है या सेज का टेल्स हो जाता है या सेड का टोल्ड हो जाता है या सेड का सेड रहता है, इसके अलावा भी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य का जो सेंस है, अगर उस सेंस के जितने ज्यादा नियर पहुंचने वाली अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिल जाती है बदलने के लिए तो और अच्छा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, he said
को मार डालूंगा, एक प्रकार की धमकी हुई। तो ये सामान्य बताना नहीं होगा, हालांकि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, he said that he would kill me, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन यदि मैं ऐसा बना दूं उसको, he threatened, he threatened that he would kill me। यहां पर मैंने सेड का सेड नहीं रखा, यहां पर मैंने रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था कि सेड का सेड रहेगा। लेकिन चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का जो सेंस है, उस सेंस के हिसाब से उसके नजदीक से नजदीक पहुंचने के लिए अगर हमें कोई और अच्छी वर्ब मिल जाती है तो हमारे लिए और अच्छी बात होती है। जैसे मैंने कह दिया he threatened that he would kill me, तो यहां पर मैंने सेड के स्थान पर सेड नहीं रखा, मैंने रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर क्या कर दिया, थ्रेटन्ड कर दिया। एक बात और देखें, जैसे दूसरा बात है, he said I will attend the function। उसने कहा मैं फंक्शन को अटेंड करूंगा। यहां पर थोड़ा एक बात और बता दूं आपको, आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन यदि वाक्य में कोई धमकी, कोई बाधा, कोई संकल्प, ऐसी कोई बात का प्रभाव दिखाई देता है तो फिर सेल के स्थान पर बी का प्रयोग होता है। तो उसने कहा आई विल अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन को अटेंड करूंगा, अर्थात एक प्रकार का वादा हुआ। तो मैंने सेड के स्थान पर सेड ना करके वो इनडायरेक्ट बनाते समय कर दिया ही प्रॉमिस्ड दैट, आई का हो जाएगा he would attend the function, he would attend the function। अब एक बात और सामने आती है, जैसे आई के साथ अगर विल का प्रयोग हुआ तो ही के साथ फिर सेल का प्रयोग होना चाहिए, और सेल का फिर उसका पास्ट करेंगे तो सेल का पास्ट शुड होता है, जबकि मैंने यहां पर वुड का प्रयोग किया। क्योंकि शुड का प्रयोग अधिकांशतः चाहिए के अर्थ में होता है, इसलिए दोनों कंडीशन में वुड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों अभी आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या का प्रयोग करते हैं, दैट का। कब? जब दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एसर्ट में हो। यदि हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब दैट का प्रयोग ना करें, ऐसा भी गलत नहीं माना जाता है। यदि मैं ऐसा कर दूं, ही प्रोमिस्ड दैट का प्रयोग मैंने नहीं किया, he would attend the
फंक्शन। तो ये वाली बात भी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। जब दिया हुआ वाक्य ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ये शब्द होता है तो ज्यादा जरूरी नहीं होता है कि हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें या प्रयोग न करें, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके साथ दैट का प्रयोग करेंगे। अधिकांश पुस्तकों में, ज्यादातर पुस्तकों में दैट का प्रयोग मिलता है, लेकिन कुछ अच्छी राइटरों की किताब मैंने पढ़ी है, उनमें मैंने देखा है कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, और ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं। बच्चों, ये होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। इसके अलावा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद अगली बात देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद let us study how we will change reported speech। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। नाउ रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। जैसे she said I can play। This is reported speech and this is reported speech and this is reported speech। Reported speech। Now we shall study the change in reported speech। जैसा कि मैंने पहले अध्ययन किया, when we change reporting verb or when we use conjunction in the place of comma and inverted comma, we have to notice the sentence of reported speech। ठीक इसी प्रकार से जब हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो वी हैव टू नोटिस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जब हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो इसके लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो आई है, आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई जो अभी मैंने पहले जो बात आपको समझाए थे तो मैंने बताया था कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, अब वही डिस्कस मैं करने जा रहा हूं कि जैसे मैंने आई का कभी ही कर दिया था, कभी सी कर दिया था, तो कैसे कर दिया था। तो इसके लिए हम अध्ययन करेंगे चेंज इन प्रोनाउन। नंबर एक बात, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के अंतर्गत चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन। इसमें अध्ययन करेंगे प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन चेंज according to subject of reporting verb and second person change according to object of reporting verb। There is no change in the pronoun of third person। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है।
जैसे यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन काय के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सेट का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां पर हो जाएगा सी। इसके साथ साथ हमें एक बात और देखनी पड़ती है, जो केस होता है प्रोनाउन का, जो केस होगा वो नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि पजेसिव केस है। जो केस रिपोर्टेड स्पीच में होगा परिवर्तन के बाद प्रोनाउन उसी केस में रहेगा। जैसे यहां पर आई नॉमिनेटिव केस है, इसको बदलना है सी से, सी भी आपका नॉमिनेटिव केस है, तो सी का यहां पर आई के स्थान पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर सी, अर्थात सी सेड दैट सी कुड प्ले। अभी ये कुड कैसे हो गया, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। यहां पर जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, उस नियम के हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां पर आई के स्थान पर क्या होगा, सी। चूंकि दोनों के केस समान है, ये भी नॉमिनेटिव केस है और ये भी नॉमिनेटिव केस है, इसलिए सी आ गया। अगर केस अलग होता तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे इसी के आगे मैं जोड़ दूं, आई कैन प्ले विद यू, आई कैन प्ले विद यू, आई कैन प्ले विद यू। यहां पर यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट हियर देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो वी शैल ट्राई टू थिंक इट। तो हम इसको सोचने के लिए कोशिश करेंगे। यहां पर क्या ठीक रहेगा, कोशिश कर लेंगे। यहां पर मान लिया मैंने मी है, सी सेड टू मी, क्या मान लिया, माना कि मैंने इधर मान लिया मी, मैंने यहां पर मान लिया सी सेड टू मी, तो विथ नाउ यू विल चेंज, यहां पर यू बदलेगा, वो मी के अनुसार बदलेगा। और संयोग भी देखें, यहां पर जो यू है वो भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्ट है, तो विथ मी होगा, सी कुड प्ले विथ मी। अगर मैं इसको और थोड़ा जोड़ दूं, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, ये मैंने जो बढ़ा दिया बात, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज। अब यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस था और यहां पर यू नॉमिनेटिव केस है, ये बदलेगा कैसे, बी से। यहां पर यू नॉमिनेटिव केस है जबकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, केस वही रहेगा जो यहां पर होगा, अर्थात कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में। तो यू को हम चेंज तो करेंगे मी के अनुसार, लेकिन चूंकि यहां पर यू नॉमिनेटिव केस है, इसलिए मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई, अर्थात बिकॉज आई वाज। अब इसके बाद आइए माई, यहां पर माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज सी, बट द केस ऑफ सी एंड माई आर डिफरेंट।
सी इज इन नॉमिनेटिव केस बट माई इज इन पजेसिव केस। चूंकि सी कर्ता कारक है और माई संबंध कारक है, तो माई को बदलेंगे तो सी से, लेकिन कारक वही होगा जो यहां पर होगा, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो चूंकि ये संबंध कारक में है, तो सी का संबंध कारक क्या होता है? हर। आई वाज हर फ्रेंड। इसके बाद मैं अभी आपको चार्ट बना करके बता रहा हूं कि प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होते हैं। देखें, इस चार्ट को हम अध्ययन करेंगे। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग पर जोर डालें, तो कई बातें सामने आती हैं। जैसे सी सेड माई पापा, उसने कहा मेरे पापा, आई वांट टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। तो उसने किससे बात की? अपने पापा से। अर्थात रिपोर्टर इज सब्जेक्ट and listener is object. Listener may be hidden in the reported speech also. जो लिसनर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और वो रिपोर्टेड स्पीच में छिपा हुआ हो सकता है या दिखाई दे सकता है आपको। जैसे यहां पर उसने कहा मेरे पापा, तो उसके जो पापा हैं वो सुनने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर पापा। तो यू को किससे बदलेंगे हम? सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? लिसनर। बोलने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी टोल्ड हर फादर। ये माई पापा है, ये वोकेटिव केस है और वोकेटिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। सी टोल्ड हर फादर दैट आई फर्स्ट पर्सन, तो ये परिवर्तित होगा सी के अनुसार। दोनों के केस नॉमिनेटिव हैं तो सी होगा। सी वांटेड टू गो विद, अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो माई पापा है जो वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। अर्थात इसका तात्पर्य होगा सी सेड टू हर फादर, सी सेड टू हर पापा। इसका मतलब क्या होगा? सी सेड टू हर पापा। तो यू बदलेगा हर पापा से। हर पापा का मतलब यहां पर क्या होगा? हिम। प्रोनाउन के रूप में हर पापा का तात्पर्य क्या होगा? हिम। तो यू बदलेगा किसके अनुसार? हिम के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? हिम के अनुसार। तो ये होगा आपका हिम। कभी कभी और भी बातें इसी प्रकार की होती हैं जब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी said ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I am happy, I am happy to be
with you. नरेंद्र मोदी ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हैप्पी टू विद यू, आपके साथ होकर मुझे खुशी है। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन क्या होगा, ये भीड़ है, कोई सभा है, उसको उसका संबोधन होगा ये। तो इसके लिए हम अलग से जोड़ के कहेंगे, एड्रेसिंग द असेंबली या एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी said that, अब ये लेडीज एंड जेंटलमैन संबोधन हुआ, क्राउड का हुआ, तो ये जो है ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करेगा। और मिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट, आई बदलेगा नरेंद्र मोदी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही। नरेंद्र मोदी का मतलब प्रोनाउन क्या होगा नॉमिनेटिव केस में, ही। तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही। दैट ही वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी टू बी विद। अब यू बदलेगा, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टिंग वर्ब विल बी लेडीज एंड जेंटलमैन। सुनने वाले कौन होंगे, लेडीज और जेंटलमैन। तो इनको प्रोनाउन के रूप में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में, देम, टू बी विद देम। इसके बाद अभी आपकी दो बातें हुई, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन का प्रयोग करना। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसमें मैंने बताया प्रोनाउन में परिवर्तन। इसके बाद प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसकी क्या नियम होते हैं, ये नोट कर लें। प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी बातें, या परिवर्तन संबंधी नियम। पहला नियम, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट अर्थात रिपोर्टर के अनुसार। दूसरा, सेकेंड पर्सन बदलता है
के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा नियम, थर्ड पर्सन में परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिसनर भी कह सकते हैं। सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात लिसनर के अनुसार। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन के केस में परिवर्तन नहीं होता है। केस में अर्थात कारक में परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में जब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलना होता है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम कैसे परिवर्तन करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सी said you are honest। अब यहां पर जो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके बदलने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर यू को कैसे बदलेंगे? इसके लिए ये कोशिश करना चाहिए, जब ऐसी परिस्थिति हो कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है या कोई हिडन ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई वोकेटिव केस भी नहीं है, तो या तो जैसे कोई स्टोरी होती तो आगे पीछे से उसके लिए कोई रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं मिलता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को बचाकर कोई अन्य प्रोनाउन मान लें। जैसे इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन का मान है। ए सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका पर्सन बदल लें। यहाँ ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लें, या थर्ड पर्सन का ही रखना है तो उसका जेंडर बदल दें। जैसे सी सेड टू हिम मान लें, क्या मान लें? सी सेड टू हिम। अगर पर्सन बदल लें तो जैसे सी सेड टू मी। अगर मैं कोशिश करना चाहिए पर्सन बदल लें,
ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसे इधर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने टू मी, तो यू को बदलेंगे मी के अनुसार, तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा शी सेड दैट आई वाज ऑनेस्ट। एक बात और बताना चाहूंगा, जो आपको नियम बताए जाते हैं, नियमों का अध्ययन करते समय उसकी नियम की आत्मा क्या कहती है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्षर सा पालन करते समय कभी कभी हम अशुद्धियां कर देते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा वाक्य आपके सामने रख रहे हैं, समझने की कोशिश करें। आई हर्ड हिम सेइंग यू आर ऑनेस्ट। I am honest. तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टर होता है। तो इस वाले वाक्य में यदि हम वाक्य की संरचना पर जाएंगे तो सब्जेक्ट तो आपका आई है, तो क्या आई को हम आई के अनुसार बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। जरा इसके आशय को देखें, आत्मा को समझें। इसका तात्पर्य है आई हर्ड हिम सेइंग का मतलब आई हर्ड व्हाट ही वाज सेइंग, या ये कहें आई हर्ड ही वाज सेइंग का मतलब सब्जेक्ट ही होगा, मैंने उसको कहते हुए सुना, इसका मतलब ये होगा ही वाज सेइंग। इसका तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य हुआ ही वाज सेइंग। तो रिपोर्टर कौन होगा? ही हुआ। मैंने उसे सुना कहते हुए, इसका मतलब ये हुआ आई हर्ड हिम व्हाट ही वाज सेइंग, मैंने उसे सुना जो वो कह रहा था। और वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था आई वाज ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। क्या कह रहा था? आई एम ऑनेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ आई हर्ड हिम से दैट। तो आई किससे बदलेगा? रिपोर्टर कौन है? बोल कौन रहा? ही। रिपोर्टर कौन है? ही। तो इसका मतलब ये हुआ ही वाज ऑनेस्ट। आई हर्ड हिम से, मैंने उसे कहते हुए सुना कि मैं ईमानदार हूं, अर्थात मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वह ईमानदार था। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, आई हर्ड हिम से दैट ही वाज ऑनेस्ट। ये आपके प्रोनाउन होंगे। इसके बाद घर के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, और एक्सरसाइज में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई क्रिया संबंधी अशुद्धि को हम कैसे शुद्ध करेंगे, क्रिया में परिवर्तन कैसे करेंगे, ये नियम अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो क्रिया संबंधी भले ही त्रुटि हो जाए, और कभी कभी निकटता सूचक शब्द आते हैं, उनको दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं, इनको भी अभी आपको पढ़ाया नहीं गया। भले ही इनमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि आ जाए, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो चीजें आपको बताई गई
जैसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, और प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं। ये 3 प्रकार की बातें आपकी एक्सरसाइज में बिल्कुल सही होना चाहिए। थैंक यू।